जय हिंद दोस्तों इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी टू 26 फरवरी के बीच में द हिंदू के एडिटोरियल्स। हम इस हफ्ते के जो एडिटोरियल्स हैं एक बार उन पर नज़र डालेंगे और उनमें से जो एडिटोरियल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल्स जो आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जहाँ से आपकी प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन फैच हो सकती है, उन एडिटोरियल्स को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक बार नज़र डालते हैं इस हफ्ते के सारे एडिटोरियल्स पे। 21 फरवरी टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर द मल्टीलिंगुअल लर्निंग। 26 फरवरी व्हाई 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो इजंट इनफ। 23 फरवरी अनटेंगलिंग केरला's लोक आयुक्ता कंट्रोवर्सी। 24 फरवरी यूक्रेन एज मैत्रियोशा डोल सेट ऑफ क्राइसिस। 25 फरवरी shaking of Europe's security architecture, and 26 February Putin's moves are hardly chest thumping। इन टॉपिक्स में से मैं आपके साथ जो डिटेल में डिस्कशन करूंगा वो है why 30% tax on crypto isn't enough, Ukraine as Matryoshka dole set of crisis, and shaking of Europe's security architecture। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, डायरेक्टली नहीं लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। नेटो से रिलेटेड, यूरोपियन कंट्रीज़ की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड और इंडिया का स्टैंड इनसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी अब इम्पॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि बजट में जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है क्रिप्टो करेंसी को लेके और डिजिटल करेंसी को लेके, उससे ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इनमें से किसी टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं उस पर आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम लिमिट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हेल्प करना चाहता हूं उन कैंडिडेट्स की जो हफ्ते में टाइम नहीं डिवोट कर पाते हैं, एडिटोरियल्स को नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए मैं ये सेशन, ये वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि उनको ब्रीफ में, इन शॉर्ट मैं इन वीडियोज़ को डिटेल में डिस्कस करूँ, साथ ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए उसको भी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 22 फरवरी का एडिटोरियल का टॉपिक था व्हाई 30% टैक्स ऑन क्रिप्टोज इजंट इनफ। ये अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए और ऐसे राइटिंग के लिए भी, क्योंकि इस बार बजट में जिस तरह से अनाउंसमेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 30% टैक्स लगेगा जो भी क्रिप्टो करेंसी के मीडियम से जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो अब क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो फ्लोट कर रहे थे, बहुत सारे स्पेकुलेशंस फ्लोट कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक डेस्टिनेशन मिला है, टर्मिनेशन मिला है। इस पूरे आर्टिकल को मैंने ब्रीफ किया है, समराइज किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको हम समझना शुरू करते हैं। पूरे आर्टिकल को मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड किया है कि व्हाट इज द इशू एंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद वाई आरबीआई इम्पोज 30% टैक्स ऑन क्रिप्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्पोजिंग 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज टैक्स ऑन 30% मोर देन 30%। ये जो चार क्वेश्चन है इसी के अराउंड हमारा डिस्कशन रहेगा, यानी कि ये इशू क्या है और क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है क्रिप्टो करेंसी में। आरबीआई ने 30% टैक्स क्यों लगाया, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है और क्या एडवांटेजेस होंगे 30% टैक्स लगाने से, और क्यों ज़रूरी है कि गवर्नमेंट 30% से ज़्यादा टैक्स लगाए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। चलिए एक एक करके चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द इशू। बजट 2023 में क्रिप्टो करेंसी को उसी अम्ब्रेला में ले लिया है जिस अम्ब्रेला में वर्चुअल डिजिटल असेट्स है, यानी जिसमें डिफाई है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी अब डिफाई और एनएफटीज के साथ ही कंसीडर किया जाएगा। मेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल असेट शैल बी टैक्स 30%, 30% टैक्स लगेगा। और कोई भी ट्रांसफर होता है, कोई भी गेन होता है यूज़र को, तो उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, उस पर सरचार्ज भी होगा और 1% TDS लगेगा। उसके बाद एनी डिजिटल असेट गिफ्टेड शैल बी टैक्स एट द रिसिपिएंट्स एंड एट द टाइम ऑफ एनी सब्सिक्वेंट सेल, यानी कि जो रिसिपिएंट है अगर वो कोई डिजिटल गिफ्ट लेता है और अगर वो फर्दर उसको सेल करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। एंड नो डिडक्शन शैल बी अलाउड बारिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये तो बजट के पॉइंट्स हैं।
अब देखो टीडीएस लगाने से गवर्नमेंट ने क्या किया कि टीडीएस लगाने से अब जो मनी का मूवमेंट होगा क्रिप्टो करेंसी के वजह से उसको गवर्नमेंट मॉनिटर कर पाएगा, पहले मॉनिटर नहीं कर पा रहा था। और मॉनिटरिंग करते ही जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा इशू है क्रिप्टो करेंसी से, उसको गवर्नमेंट अब किसी हद तक चेक कर पाएगा, उसको मॉनिटर कर पाएगा। और ये जो सारा गवर्नमेंट ने कंडीशन रेस किया है, इससे डिजिटल असेट की कंडीशन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की तरह हो गई है, जैसे कि लॉटरी की होती है या जो गेम होते हैं, जो लक के ऊपर जो गेम खेले जाते हैं, उसकी जो सिचुएशन होती है, उस तरह की सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी की हो गई है। अच्छा, इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है उसको समझ लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस क्यों है उसको समझते हैं अभी। चांसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने आपको बताया कि टीडीएस लगाने के पहले गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं थी क्रिप्टो करेंसी से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने का, और उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। गवर्नमेंट में बैन क्रिप्टो, ये भी एक रिस्क इन्वॉल्व था कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकता है, तो ये एक रिस्क इन्वॉल्व था। लेकिन अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, तो कम से कम रिसेंटली इसको बैन तो नहीं करेगा, इससे इतना तो कंफर्म होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए। 30% टैक्स लगाने का ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया। नो, 30% टैक्स लगाया है लेकिन लीगलाइज नहीं किया है। बट एक फियर फैक्टर था कि गवर्नमेंट इसको बैन कर सकता है। और बहुत बड़ा रिस्क है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, प्राइस मैनिपुलेशन बाय वेल्स। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में वेल्स उनको कहा जाता है जो कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा करेंसी अपने पास लेके रखी हुई है, क्योंकि इसमें करेंसी फिक्स है। क्रिप्टो करेंसी में जो जनरेट होता है करेंसी वो फिक्स्ड है पूरी दुनिया में, और जब चूंकि पूरी करेंसी फिक्स्ड है और कुछ लोग उसको ज़्यादा शेयर लेके बैठे हुए हैं, तो वो मैनिपुलेट करते हैं, उनके पास पावर है प्राइस को रेगुलेट करने की, मैनिपुलेट करने की। इसलिए प्राइस मैनिपुलेशन बहुत होता है वेल्स के द्वारा। तो रिस्क क्या क्या हो गए? हाई वोलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस, चांसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, गवर्नमेंट में बैन क्रिप्टो एंड प्राइस मैनिपुलेशन बाय वेल्स, ये रिस्क इन्वॉल्व है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आएंगे ये पॉइंट्स। उसके बाद है व्हाई सो मच हाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये समझो, इसमें एक तो मीडिया कवरेज है कि मीडिया ने इसका क्रिप्टो करेंसी का हाइप ज़्यादा बना रखा है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स हो रहे हैं, आयुष्मान खुराना का ऐड आपने जरूर देखा होगा। सेलिब्रिटी जब इंडोर्समेंट्स करते हैं तो ज़्यादा आई बॉल्स ग्रैब होता है ऑडियंस का। फोमो फैक्टर होता है फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी आप भी जब सुनते हैं सभी से कि उसने खरीद लिया, फलाने ने खरीद लिया, तो आपको भी लगता है यार कि पूरी दुनिया खरीद रही है, कि मैं तो पीछे नहीं रह रहा हूँ, चलो मैं भी खरीद लेता हूँ। तो ये जो फोमो फैक्टर होता है, इससे भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंशियली, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं वो रेस में पीछे न रह जाएं, तो वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अभी समझते हैं एडवांटेज ऑफ इम्पोजिंग 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो। 30% टैक्स क्यों लगाया आरबीआई ने, इसको समझिए। इसमें जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती नहीं, नॉलेज ज़्यादा होती नहीं, रिसर्च ज़्यादा उन्होंने की नहीं होती है, वो जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लॉस हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो वर्ल्ड है इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं इनको सॉलिड नुकसान हो सकता है। तो इनको रोकने के लिए, इनके नुकसान को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया। कैसे होगा ये सोचिए कि अगर 30% टैक्स का मतलब है कि 100 रुपये कमाओगे तो 30 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा आप सोच के काम करेंगे या कम से कम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट ने, जो इन्वेस्टर्स का एक फियर था कि गवर्नमेंट इसको बैन कर देगा क्रिप्टो करेंसी को, कम से कम वो फियर ख़त्म हो गया है। ये एक एडवांटेज हुई है 30% टैक्स लगाने से, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये तो क्लियर कर दिया कि बैन नहीं करेगा, भले ही लीगलाइज नहीं किया है लेकिन बैन भी नहीं करेगा, ये क्लियर होता है। अब समझिए कि क्यों जरूरी है 30% टैक्स से ज़्यादा लगाना क्रिप्टोज के ऊपर। इसको ऐसे समझते हैं कि 30% टैक्स से क्या होगा कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी में अपना फंड डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोअर टैक्स बेनिफिट्स वो एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ जो अगर किसी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को मिनिमाइज करना है, उसके यूसेज को, उसके फ्लो को, तो 30% टैक्स सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन हो रहा है, वो फिनोमिनल है, बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि जो बिटकॉइन है, पिछले 7 साल में इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR वो 115% रहा है, जो कि फिनोमिनल है। बल्कि बिटकॉइन के अलावा जो और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे इथेरियम है,
बाइनेंस है, 2018 से लेकर 2022 तक इथेरियम का 30% CAGR रहा है और बाइनेंस का 151% रहा है। फिनोमिनल है। इवन जो डॉग कॉइन है, जो कि जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही इलॉन मस्क ने इसको सपोर्ट और प्रमोट करना शुरू किया, इसकी भी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई। और इसको समझिए कि 2019 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, सेक्स, ड्रग्स एंड बिटकॉइन, हाउ मच इलीगल एक्टिविटीज़ फाइनेंस थ्रू क्रिप्टो करेंसी। ये एक बहुत इस रिसर्च पेपर में ये हाईलाइट किया गया था कि जो बिटकॉइंस के थ्रू, जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज करने के लिए ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। जापान को देखिए 55% है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने 45% लगा रहा है, और यूएस ने 37%। ये अप टू वर्ड यूज़ हुआ है, अप टू मतलब अप टू मैक्सिमम। अगर जापान की बात करें तो जापान 1 से लेकर 55% तक टैक्स लगा सकता है, 55% मैक्सिमम है। तो इन सारी कंट्रीज़ ने इंडिया से ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। तो चूँकि क्रिप्टो करेंसी का जो मूवमेंट है मनी का, वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, तो इस क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज करने के लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट भी डिस्करेज करना चाहती है तो 30% टैक्स इज़ नॉट सफिशिएंट, इट हैज़ टू इंक्रीज। नाउ ये जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये पूरा इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का ये समरी था जिसको मैंने डिस्कस किया है। दोस्तों, अब ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम मूव ऑन करेंगे इन 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पे, जो 24 फरवरी का है, यूक्रेन एज अ मैट्रियोशा डॉल सेट ऑफ क्राइसिस, और दूसरा है शेकिंग ऑफ यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये दोनों एडिटोरियल के जो कंटेंट है आपस में कंपैटिबल है, काफ़ी हद तक इनमें सिमिलरिटी है, इसलिए मैं इनको एक साथ डिस्कस करूंगा। यूक्रेन रशिया क्राइसिस इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल क्वेश्चन इससे सेट होंगे, प्रीलिम्स में भी होंगे और मेंस में भी होंगे, और पॉसिबिलिटी है कि ऐसे में भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे इशू को समझने के लिए पहले कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में कुछ जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। उनको समझने के बाद आप इस पूरे कंटेंट को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, और ये कंटेंट मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको समझ लेते हैं। मोडस विवेंडाई, मोडस विवेंडाई इज लाइक मोडस ऑपरेंडाई, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सभी लोग एक सहमति के साथ, ये 2 लोगों के बीच भी हो सकता है, 2 संस्थाओं के बीच भी हो सकता है, 2 देशों के बीच भी हो सकता है, और ये यूज़ होगा इस आर्टिकल में मोडस विवेंडाई, जो कि यूएसए और रशिया के बीच में ये एक प्रपोजल हुआ था। डिमिनिशन का मतलब होता है कमी, रिडक्शन इन साइज, एक्सटेंड और इंपॉर्टेंस और समथिंग। फ्लैगिंग मीन्स होता है बिकमिंग टायर्ड और लेस डायनामिक, यानी किसी की एनर्जी जब कम हो रही होती है। वैसे फ्लैगिंग इकोनॉमी वर्ड यूज़ होता है, यानी जब इकोनॉमी की जो रफ्तार है, जो ग्रोथ है, वो घट रही होती है, स्लो हो रही होती है, थक रही होती है, तब हम फ्लैगिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जनरली फ्लैगिंग इकोनॉमी। इंट्रेंच्ड वर्ड है बहुत ही ज़्यादा जब कोई डीप रूटेड या इनग्रेंड, यानी कि जब बिल्कुल किसी सिस्टमैटिक तरीके से कोई चीज़ कहीं पे डीप रूटेड हो जाती है, कहीं पे इनग्रेंड हो जाती है, या कह लीजिए कि जुड़ जाती है, वहाँ पे हम इंट्रेंच्ड वर्ड यूज़ करते हैं। डोविटल का मतलब होता है जुड़ना, जैसे मैंने ये फोटोग्राफ के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है, ये डोविटल है। डोविटल मीन्स कि 2 डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ है जिनको आप एक कनेक्शन से जोड़ते हैं। चलिए, अब ये वर्ड्स हैं, आप इनको लिख लें। 4-5 वर्ड्स हैं, अच्छे हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने राइटअप में। अच्छा, यूक्रेन रशिया क्राइसिस समझने के लिए एक बार इस मैप पर नज़र डालनी ज़रूरी है। ये रहा रशिया और ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन में ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको इस वाले मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला जो पोर्शन है, आप देख सकते हैं कि ये यूक्रेन के जो बोन ऑफ कंटेंशंस एरियाज़ हैं, ये रहे बोन ऑफ कंटेंशन। इसमें है डानेस्क और ल्यूहांस्क, ये बोन ऑफ कंटेंशन है। और क्यों बोन ऑफ कंटेंशन है? क्योंकि ये एग्जैक्टली टेरिटरी शेयर करते हैं रशिया के साथ। तो अब यहाँ से ही कहानी शुरू होती है, क्योंकि यूक्रेन को जब 2008 में यूएसए ने ऑफर दिया नेटो मेंबरशिप का, यानी कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो यूक्रेन का एक्सेस यूएसए को मिल जाएगा। और यूक्रेन का एक्सेस मिलने का मतलब है डानेस्क और ल्यूहांस्क का भी एक्सेस मिलना, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है रशिया के लिए।
और ये दोनों रीजन्स है, यहाँ पे प्रो रशियन पॉपुलेशन है और ये रशिया बैक्ड पॉपुलेशन है यहाँ पे। अब इसके कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझते हैं। शुरू करते हैं नेटो से। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी 1949 में। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पूरा वर्ल्ड बाइपोलर हो गया, दो सुपर पावर में डिवाइड हो गया, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। तो यूएसए ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ये घोषणा कर दी कि जो मेंबर इसमें जुड़ जाएगा, जो नाटो का मेंबर होगा, उसको यूएसए की छत्र छाया मिलेगी, वो यूएसए के अम्ब्रेला के अंदर रहेगा। यानी उन कंट्रीज़ पे अगर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो नेटो के सारे मेंबर मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस था जिसमें कि नेटो मेंबर्स को ये अश्योरेंस था, ये कॉन्फिडेंस दिया गया था कि अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्री अटैक करती है तो वो सारी नेटो कंट्रीज़ मिलके उसको डिफेंड करेंगी। आज की डेट में नेटो में 30 मेंबर्स हैं, जिसमें से 28 यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो फाउंडिंग कंट्रीज़ थी 1949 में, वो 12 थी और उनके ये नाम मैं रीड आउट कर देता हूँ, आप इनको नोट कर लें। बल्कि इस पूरे इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, ये सारी कंट्रीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। फाउंडिंग मेंबर्स में है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके बाद ये जो बाकी के 18 कंट्रीज़ हैं जो टाइम टू टाइम ज्वाइन करती गई हैं। और इसमें याद रखने वाली बात है, इसमें 13 वो कंट्रीज़ हैं जो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था उसमें से जो अलग अलग कंट्रीज़ बनी थी, इसमें से 18 में से 13 वो कंट्रीज़ हैं जो नेटो ने उनको कन्विंस करके नेटो के मेंबरशिप ज्वाइन करवा दी। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस हुआ है रशिया का। एनीवे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, नेटो बन गया 1949 में और नेटो को 1955 में वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन किया। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि नेटो को वेस्ट जर्मनी ने कब ज्वाइन किया था। ये 1955 में किया। तो वेस्ट जर्मनी के ज्वाइन करते ही नेटो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गया और उसको काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ने 7 ईस्ट ब्लॉक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी उनके साथ मिलके वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन WTO साइन किया। इसका भी कॉन्सेप्ट वही था, इसे भी एक मिलिट्री अलायंस था जिसमें कि नेटो का इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड बाइपोलर था, एक तरफ अगर नेटो था तो दूसरी तरफ वारसा पैक्ट था। अच्छा, इसमें जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ की मैंने बात की है, इसमें बाल्टिक और बाल्कन्स कंट्रीज़ आती हैं। जानते हैं आप बाल्कन्स और बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अच्छा, उसके बाद हम समझते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट को। मिन्स्क एग्रीमेंट 2014 में प्रपोज किया गया था और इसमें ये ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप था। यूक्रेन की जो क्राइसिस चल रही थी उस समय, इसमें यूक्रेन था, रशिया था और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इन 3 ने मिलकर ये प्रपोजल बनाया था। और इसको लीड कर रहे थे, या कह लीजिए कि ब्रोकर कर रहे थे फ्रांस और जर्मनी, क्योंकि इनकी इकोनॉमिकल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है रशिया के ऊपर। तो फ्रांस जर्मनी हमेशा चाहता है कि रशिया और एडजॉइनिंग एरिया में पीस रहे, सीज फायर रहे। तो ये नॉर्मेंडी फॉर्मेट में ये टॉक हुआ था, ये कन्वर्सेशन हुआ था इन 4 कंट्रीज़ का, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन एंड फ्रांस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि नॉर्मेंडी टॉक में कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन और फ्रांस। नॉर्मेंडी के बारे में बताते हैं, आपको बता देता हूँ कि ये फ्रांस से कुछ किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा कोस्ट लाइन एरिया है। और ये एरिया इंपॉर्टेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसकी मेमोरी में डी डे मनाया जाता है। तो 2014 में डी डे पर इन चारों कंट्री ने मिलकर मिन्स्क एग्रीमेंट को वर्कआउट किया था। और ये मिन्स्क एग्रीमेंट के 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब क्रीमिया क्राइसिस को समझते हैं। क्रीमिया क्राइसिस को समझने से पहले इसको समझते हैं कि जो रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी हुआ था 2014 में, इसमें 2014 की क्राइसिस को समझ लेते हैं। ये इसको रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी बोलते हैं जो 2014 में हुआ था। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि बहुत ही ग्रेजुअली यूएसए ने अपना इनरोड बनाया यूक्रेन के अंदर और वहाँ पे एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी। और इसका जो कल्मिनेशन हुआ, वो उसका जो रीज़न था इस पूरे डिस्टर्बेंस का, वो ये था कि उस समय जो प्रेसिडेंट थे यानुकोविच, इन्होंने
ये एग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया था, जो यूरोपियन यूनियन के साथ होना था। और उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि वहाँ पे राइट्स हुए और अल्टीमेटली जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उनको ओवरथ्रोन कर दिया गया और नई सरकार वहाँ पे बनाई गई। और जो प्रेसिडेंट ओवरथ्रोन किए गए थे वो प्रो रशियन थे। तो ये जो पूरा एक एपिसोड हुआ, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक था रशिया के लिए, और रशिया की स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज थी इसके लिए। तो इसके रिएक्शन में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। क्रीमिया आप देख सकते हैं इस मैप में, यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और इसको रशिया ने 2014 में ये जो इवेंट हुआ उसके रिएक्शन में इस पोर्शन को एनेक्स किया। और ये बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक का सबसे बड़ा ये लैंड ग्रैब है क्रीमिया का। तो ये सारी जो सीक्वेंसेस हैं इवेंट्स के, ये मैंने आपको बताए। नेटो, उसके बाद वार्सा पैक्ट, मिन्स्क एग्रीमेंट, क्रीमिया क्राइसिस और रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये बार बार हमारे इस डिस्कशन में आएंगे, इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़रूरी है। समरी मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों आर्टिकल्स की। इसमें रशिया और यूएस इन्होंने वर्कआउट किया था कि जियोपॉलिटिकल रीबैलेंस को वर्कआउट करेंगे, यानी कि जो एक्रिमोनी चल रही थी यूएसए और रशिया की, उसको वर्कआउट कर लेंगे, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यूएसए के लिए आज के टाइम पे चाइना एक बड़ा थ्रेट हो गया है। तो अभी यूएसए फोकस करना चाहता है चाइना के ऊपर। तो उसने ये फिलॉसफी प्रपोज की कि वो रशिया के साथ इस जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है उसको रिव्यू करेगा और रीबैलेंस करेगा। इस पर्टिकुलर प्रपोजल को पुतिन ने भी अप्रिशिएट किया, लेकिन पुतिन ये भी चाहते थे कि ये उनके टर्म्स और कंडीशन पे भी हो, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी जो रशिया का जो टेरिटोरियल इंटरेस्ट है, जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, वो ब्रीच ना हो। और इसका कारण है नेटो का पास्ट, रशिया का जो एक्सपीरियंस है वो इसका बड़ा रीज़न है। रशिया का जो एक्सपीरियंस रहा है नेटो और यूएसए के साथ, वो अच्छा नहीं रहा है। नेटो ने हमेशा कोशिश की है रशिया को घेरने की चारों तरफ से। और जब यूएसएसआर फ्रेगमेंट हुआ था, जब डिसइंटीग्रेट हुआ था, उस समय जो कंट्रीज़ उसके डिफरेंट कंट्रीज़ बन गए थे, रशिया ने बार बार ये ग्रीवांस देता रहा है रशिया कि वो जो डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज़ हैं उनको नेटो का मेंबर ना बनाया जाए। लेकिन उसके बाद भी यूएसए ने उन सारी कंट्रीज़ को नेटो का मेंबर बनाया, यानी 13 वो कंट्रीज़ जो डिसइंटीग्रेट हुई थी यूएसएसआर से, वो आज नेटो की मेंबर है। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक एडवांटेज है यूएसए की रशिया के ऊपर। और रशिया को इस बात का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक लॉस है। और उसके बाद 2008 में यूएसए ने प्रपोज किया कि यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया रशिया के सामने। तो नेटो का जिस तरह से ये एक एनरोड है रशिया के टेरिटरी में ब्रीच करने का, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है रशिया के लिए। नेटो जो बना था, उसकी जो कोर फिलॉसफी थी, जो कोर आइडिया था, वो था कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनके एक्सपेंशन को रोकना है और जो मिलिट्री थ्रेट क्रिएट हो सकता है उसको रोकने का। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट कंट्री का सबसे बड़ा ब्लॉक था यूएसएसआर, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो कम्युनिस्ट कंट्री के एक्सपेंशन वाली बात जो थी, जो नाटो का कोर फिलॉसफी था, वो लैप्स हो गया, वो ख़त्म हो गया। और जो मिलिट्री थ्रेट था, जो वार्सा पैक्ट था, वो भी डिसॉल्व हो गया। तो ना तो कम्युनिस्ट कंट्री का एक्सपेंशन रहा और ना ही वार्सा पैक्ट रहा जो कि मिलिट्री थ्रेट था। दोनों चीज़ें जब लैप्स हो गई तो एक्चुअली नेटो का जो कोर फिलॉसफी है वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो उस तरह से देखा जाए तो नेटो का कोई अभी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन नेटो को यूएसए अपने इकोनॉमिकल और अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए टाइम टू टाइम यूज़ करता रहा, और ये रशिया को हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी जो सिचुएशन है उसमें नेटो की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें भी आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। और कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि नेटो की जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि अभी वो नेटो के अम्ब्रेला से बाहर आएँ और वो अपनी इंडिपेंडेंट डिग्निटी को इंजॉय करें, और वो अपने जो उनके ग्लोबल और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जस्टिफाई करें। स्पेशली रशिया के साथ, क्योंकि रशिया के साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जर्मनी और फ्रांस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाई एंजॉय करती है। इकोनॉमिकल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ का रशिया के ऊपर। तो वो अभी चाहते हैं, और इसका रीसेंट एग्जांपल है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला था कि नेटो इज़ अ
ब्रेन डेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसी स्पीच में उन्होंने बोला था कि अब यूरोपियन कंट्रीज़ को अपनी सॉवरेनिटी खुद से डिफाइन करनी चाहिए, अपनी डिग्निटी खुद से डिफाइन करनी चाहिए। तो ये जो सिचुएशंस है, इसमें जहाँ नेटो में अभी मल्टीफेरियस ओपिनियंस बन गई हैं, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया, क्योंकि 2008 में यूएसए ने प्रपोजल दिया नेटो मेंबरशिप के लिए यूक्रेन को, और ऑलरेडी 13 कंट्रीज़ को तो नेटो मेंबर बनाया जा चुका था, और यूक्रेन को भी जब मेंबर बनाने की बात हुई तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया है कि रशिया के लिए यूक्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसमें ये सिचुएशन है कि अगर इन एरियाज़ में जो डोनेस्क और लुहांस एरिया है, यहाँ पे अगर कोई मिसाइल सेंटर बनाया जाए और यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है तो 5 मिनट के अंदर वो मॉस्को को हिट करेगी। तो अगर यहाँ पे यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन जाता है और यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है यूएसए को, और वो यहाँ अगर मिसाइल सेंटर बना दे, तो वो हर तरह से रशिया को स्ट्रेटेजिकली प्रेशराइज कर सकता है। ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा रशिया के लिए, और रशिया ये नहीं चाहता है। टाइम टू टाइम क्या हुआ कि यूएसए कन्विंस करता रहा रशिया को कि वो जो मिन्स्क प्रोटोकॉल है उसको एग्री करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में रशिया की हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यूएसए ऐसा नहीं चाहता है कि मिन्स्क प्रोटोकॉल एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि उससे उसके बहुत सारे जो हिडन एजेंडाज हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। और यूएसए ने व्लादिमीर पुतिन इस बात को समझ गए कि यूएसए जो मेरे साथ गेम खेल रहा है वो एक्चुअली कहीं मतलब इट्स गोइंग नोवेयर, वो सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्चुअली में मिन्स्क प्रोटोकॉल तो इम्प्लीमेंट होना ही नहीं है। और उसी का जो रिजल्टेंट है कि जब अल्टीमेटली नेटो मेंबरशिप की बात आई यूक्रेन के ज्वाइन करने की, तो आज ये सिचुएशन है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, क्योंकि रशिया ये कहता है कि वो यूक्रेन में पीस इंश्योर करने के लिए उसने अटैक किया है, साथ ही साथ वो अपनी टेरिटोरियल सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहा है ऐसा करके। और जब इनिशियली बहुत सारी कंट्रीज़ ने रशिया को सपोर्ट भी किया था इस बात को लेके, क्योंकि उसकी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है वो ब्रीच हो रही थी, इसलिए बहुत सारी कंट्री सपोर्ट किया था। लेकिन अब जब कंट्रीज़ ने लेकिन जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो बहुत सारी कंट्रीज़, क्योंकि वॉर कोई भी कंट्री नहीं चाहती है, ये जो वॉर हुआ है, ये वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, इससे यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत डैमेज होगा, बल्कि वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अफेक्टेड होंगी इससे। और वैसे भी वॉर किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। वॉर होने का मतलब है बहुत सारी जो प्रीसियस ह्यूमन लाइफ होती हैं उनका लॉस तो होता ही है, साथ ही साथ कंट्री का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है वो कई साल पीछे चला जाता है। तो वॉर तो किसी भी सिचुएशन में अच्छा नहीं है, और इसीलिए अभी बहुत सारी कंट्री रशिया को एक तरह से रशिया के सामने ये बात रख रही हैं कि वो अब इसको डीएस्केलेट करें। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया का इस समय स्टैंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के दोनों एली हैं आज के टाइम में, यूएसए भी है और रशिया भी है। और जैसा 2014 में जो सिमिलर सिचुएशन बनी थी, जो टेंस सिचुएशन हो गई थी, उसमें इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली अपने स्टैंडिंग को मैनेज किया था। अपने जो इंडिया का जो उस समय का स्टैंडिंग था, इंडिया ने अच्छे से मैनेज किया था। तो अभी भी ये सिचुएशन इंडिया के लिए है कि इंडिया अपने स्टैंड को बहुत अच्छे से मैनेज करे। ना तो इंडिया रशिया को अनॉय कर सकता है और ना यूएसए के साथ अनॉय करना इंडिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना, और इंडिया को चाइना के साथ बार्गेन करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया यूएसए के साथ अच्छे टर्म्स में रहे, साथ ही साथ रशिया के साथ भी अच्छे टर्म्स में रहे। साथ ही साथ इंडिया के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि वो इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उसमें, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इंडिया की ये मोस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंडिया के लिए। तो दोस्तों, ये दोनों आर्टिकल्स को मैंने ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस किया है। अब मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। का एडिटोरियल टॉपिक था शेकिंग अप यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लिखा है PS राघवन साहब ने, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर थे टू रशिया एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हैं। राघवन साहब का ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है और इसको एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। द कमेंसमेंट ऑफ रशियन मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ब्रिंग्स डाउन द कर्टेन ऑन द फर्स्ट
first act of a bizarre drama that has been playing out over the past 8 months. At the part of it, the instability in the post-Cold War security order. The first act began with the meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in June last year, promising to reverse 7 years of relentless US-Russia acrimony. Mr. Biden's decision to reach out to Mr. Putin signaled a US geopolitical rebalancing, seeking a modus vivendi with Russia and a disengagement from conflicts in Europe and West Asia, to enable a sharper US focus on domestic challenge and the external challenge from the principal strategic adversary China. पिछले साल जून में जब यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बिडेन और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ये लोग जब मिले थे तो उसमें जो बिडेन ने ये प्रपोजल दिया था कि जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो एक्रीमोनी चल रही है यूएस रशिया की, उसको अब पूर्ण विराम लगाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और एक नया जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग वर्कआउट करते हैं। और रशिया के साथ उन्होंने एक मॉडस विवेंडाई एक प्रपोज किया था जिससे कि जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएसए और रशिया का और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एक पूर्ण विराम लगाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और जो ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं उनको फोकस किया जाए। और उसमें यूएसए का सबसे बड़ा एडवर्सरी आज के टाइम में चाइना है, तो बेटर है कि उसको फोकस किया जाए। मिस्टर पुतिन saw this re-engagement as an opportunity to reverse Russia's flagging economy and expand its freedom of political action globally. ये जो प्रपोजल दिया मिस्टर जो बाइडेन ने, तो पुतिन को भी लगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है और रशिया की इकोनॉमी जो कि स्लो पड़ रही है उसको भी एक्सपेंड करने का एक बेटर अपॉर्चुनिटी पुतिन को लगा। However, he wanted this engagement on equal terms. Russia would cooperate in this geopolitical rebalancing if its concerns are met, so that it does not constantly have to counter moves to probe its territorial integrity and constant in external influence, which is how Russia sees its strategic postures of the North Atlantic Treaty Organization and US policies. उनके इस geopolitical rebalancing को व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, लेकिन वो साथ ही साथ इसको एक इक्वल टर्म्स पे एक्सेप्ट करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि रशिया की जो सिक्योरिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो, स्पेशली जिस तरह से नेटो का जिस तरह से एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव रहा है रशिया की तरफ। नेटो हमेशा चारों तरफ से रशिया को घेरने की कोशिश में रहा है और उसने इसीलिए जो कंट्रीज़ डिसइंटीग्रेट हुए थे रशिया से उनको नेटो का मेंबर बनाया है। तो रशिया चाहता था कि ये जो जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग हो रही है ये अच्छी है, सही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने स्ट्रेटेजिकल और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी इंश्योर करना चाहता था। रशिया हैज़ रिपीटेडली आर्टिकुलेटेड इट्स ग्रीवांसेस दैट नेटोज एक्सपेंशन वायलेटेड promises made prior to the breakup of Soviet Union, that Ukraine's accession to NATO would cross Russia's red line and that NATO's strategic posture poses a continuing security threat to Russia. रशिया बार बार ये अपना ग्रीवेंस देता रहा है नेटो को कि जो नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है इसमें वो कंट्रीज़ को मेंबर बनाया गया है जो रशिया से डिसइंटीग्रेट हुए थे और जो रशिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रशिया का प्रेजेंस है वहाँ पे। और उसी लिस्ट में यूक्रेन भी आता है। यूक्रेन एक्चुअली में, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया, ये रशिया का रेड लाइन है। उनका ये बॉर्डर उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और अब अगर नेटो यूक्रेन को मेंबर बनाना चाहता है तो इसमें रशिया को ऑब्जेक्शन था। NATO's expansion as a politico-military alliance, even after the dissolution of the Soviet Union and the Warsaw Pact, was at the US initiatives. It was intended to temper European ambition for strategic autonomy from the sole superpower, and to counter Russia's resurgence. Recent experience shows that it may not be succeeding in either goal.
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझिए कि नेटो का जो एक्सपेंशन है एक्चुअली पॉलिटिको मिलिट्री अलायंस है। यानी जब यूएसएसआर सुपर पावर थी और यूएसए सुपर पावर थी, उस समय जो कोल्ड वार का टाइम था उसमें ये दोनों सुपर पावर अपने आप को बेहतर प्रूव करने के लिए अपने को मोर पावरफुल प्रूव करने की कोशिश में कंट्रीज़ को अपने साथ किसी भी जरिए से ज्वाइन करवाते थे। उनको या तो फाइनेंशियल हेल्प देते थे, या उनको मिलिट्री सपोर्ट देते थे, या पॉलिटिकल सपोर्ट देते थे। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया और बाकी सारी कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, तो वो जो सुपर पावर और जो बाईपोलर का कॉन्सेप्ट था वो एक तरह से डिसॉल्व हो गया। अब यूएसए ही सुपर पावर है। लेकिन उसके बाद भी यूएसए के जो इंटेंशंस हैं, वो एम्बिशंस हैं, वो एक्चुअली ख़त्म नहीं हुए। वो क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं सिंगल सुपर पावर चाहता है। और अभी रिसेंटली जिस तरह से रशिया का रिसर्जेंस हुआ है, तो ये एक इनसिक्योरिटी यूएसए के अंदर जनरेट हो गई है कि कहीं रशिया अपने ओल्ड ग्लोरी को, यानी जो यूएसएसआर का जो उनका टाइम था, उसको अचीव ना कर ले और एक इक्वल थ्रेट यूएसए के लिए खड़ा ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यूएसए के सामने अब दो सुपर पावर खड़े हो जाएंगे। पहले सिर्फ यूएसएसआर होता था, अब रशिया और चाइना खड़ा हो जाएगा। तो उसको, चाइना को और रशिया को हैंडल करना यूएसए के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो इस एम्बिशन से, इस एस्पायरेशन से यूएसए वर्ल्ड में सिंगल सुपर पावर को स्टेबल करना चाहता है। और इसलिए जो नेटो का एक्सपेंशन है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, और इसको लेके रशिया को हमेशा ग्रीवांसेस रहा है। नेटोज वीकेंड ग्लू, इसको समझिए कि नेटो जो बहुत बड़ा एक एम्बिशियस ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का, वो कैसे कमज़ोर पड़ रहा है, इसको समझते हैं। NATO countries today span a geography of uneven economic development and a diversity of political traditions and historical consciousness. Moreover, the original glue that held NATO together, ideologically solidarity, free world against communist expansion, and an existential military threat. NATO का जो कोर था, NATO का जो बेसिक था, वो था यानी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उनका एक्सपेंशन रोकना, एक ये मोटिव था। और दूसरा था जो मिलिट्री थ्रेट्स क्रिएट हो सकती थी उससे प्रोटेक्ट करना। तो ये दोनों इशू अभी डिसॉल्व हो गए हैं, डिसॉल्व विद द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म एंड द वार्सा पैक्ट। यानी कि कम्युनिज्म डिसॉल्व हो गया, वार्सा पैक्ट भी डिसॉल्व हो गया। वार्सा पैक्ट मैंने आपको बताया था अभी कि नेटो के अगेंस्ट में या इक्विवेलेंट पैक्ट बनाया गया था। तो अगर वार्सा पैक्ट ख़त्म हो गया और कम्युनिज्म कोलैप्स हो गई है, तो अब ये जो बिल्कुल बेसिक था नेटो का जो कोर था, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज़ नो आइडियोलॉजी टू अपोज एंड थ्रेट परसेप्शन वेरी डिपेंडिंग ऑन geographical location and historical experience. This heterogeneity means a diversity of interest. American leadership has normally succeeding in papering over differences, but the growing ambitions of countries in making this increasingly difficult. ये जो दो इश्यूज थे, कम्युनिज्म का लैप्स होना और वार्सा पैक्ट का ख़त्म होना, ये कोर इशू नेटो का ख़त्म होता है। और इसके बाद अमेरिकन आइडियोलॉजी है, जो अमेरिकन लीडरशिप है, ये नेटो मेंबर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। और ये कैसे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ये अभी इसी आर्टिकल में हम आगे डिस्कस करेंगे। द करेंट क्राइसिस इन यूक्रेन हैज़ इलस्ट्रेटेड द डिविजन्स एंड एक्सपोज द लिमिटेशन ऑफ द यूएसए's एबिलिटी टू ब्रिज दैम। अच्छा, यूक्रेन में जो अभी रशिया ने अटैक किया है, इससे ये प्रूफ होता है कि यूएसए फुली वर्ल्ड ऑर्डर को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आयरनी इज दैट द डिविजन्स आर ऑफ द यूएस मीटिंग द प्रेशर ऑन नेटो इन 2008 टू रिकॉग्नाइज यूक्रेन्स मेंबरशिप एस्पायरेशन एंड इट्स इनकरेजमेंट्स फॉर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन कीव इन 2014 प्रोवोक द रशियन अनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। और यूएसए की यही जो एस्पायरेशंस हैं, 2008 में नेटो की मेंबरशिप का ऑफर मिला था यूक्रेन को। इसके ये जो बढ़ते एस्पायरेशंस थे, जिसमें 2014 में कीव में जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको चेंज किया, उसके बाद
यूक्रेन को मेंबरशिप, नेटो मेंबरशिप का ऑफ़र दिया। और इसका रिएक्शन था कि रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया, जो कि एक बड़ा लैंड पैच था। The subsequent armed separatist movement in eastern Ukraine, that is in Donetsk and Luhansk. Subsequent armed separatist movement in eastern Ukraine led to the Minsk Accords in 2014-15, which provided for a special status for this region within Ukraine. Ukraine considers this an unfair outcome, and the US has supported its efforts to reinterpret the accords to its advantage. While some European countries supported this line, France and Germany, which brokered these agreements, have periodically tried to progress implementation in the effort to break the impasse and resume normal engagement with Russia, which serves their economic interests. देखिए, नेटो के क्रिटिकल मेंबर्स हैं जर्मनी और फ्रांस, और इन्होंने मीडिएशन किया था मिन्स्क अकॉर्ड के लिए, क्योंकि मिन्स्क अकॉर्ड उसका पर्पस था कि ये सीज़ फायर होगा। जर्मनी और फ्रांस के बहुत सारे इकोनॉमिक पर्पस सर्व होते हैं रशिया से, तो जर्मनी और फ्रांस हमेशा से चाहते रहे हैं कि यहाँ पे सीज़ फायर हो, इसीलिए उन्होंने मीडिएशन किया था मिन्स्क अकॉर्ड के लिए। लेकिन यूएसए टाइम टू टाइम मिन्स्क अकॉर्ड को, मिन्स्क एग्रीमेंट को अपनी एडवांटेज के हिसाब से चेंज करने की कोशिश में लगा रहा है। इन रिसेंट मंथ्स द यूएस सिग्नल दैट इट वुड सपोर्ट द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स्क अकॉर्ड्स, बट apparently found it difficult to shake its entrenched interest sufficiently to make it happen. रिसेंटली यूएसए ने ये हिंट दिया था, ये सिग्नल दिया था कि वो मिन्स्क अकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा वो कह तो रहा था, लेकिन ऐसा वो करने नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि जो उसकी डीप रूटेड इंटरेस्ट हैं, जो उसके हिडन इंटरेस्ट हैं, वो उनको बीच में कहीं ना कहीं रोक रहे थे। तो यूएसए ने जो बोला कि वो यूएस मिन्स्क अकॉर्ड में हेल्प करेगा यूएसए, एक्चुअली में वो ऐसा चाहता नहीं था। दिस मे हैव फाइनली कन्विंस्ड मिस्टर पुतिन दैट हिज कंसर्न्स वुड नॉट बी मेट थ्रू नेगोशिएशन। और ये जो गेम यूएसए खेल रहा था कि बोल तो रहा था कि मिन्स्क अकॉर्ड को वो इम्प्लीमेंट करवाएगा, लेकिन होने नहीं दे रहा था, और इस पूरे प्रोसेस को मिस्टर पुतिन ने डिसाइफर कर लिया, डिकोड कर लिया कि एक्चुअली में ये जो डिस्कशंस हैं, टॉक्स हैं, नेगोशिएशंस हैं, इससे उनका टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी का इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं होगा। अब इसको देखिए, एक एनर्जी सिक्योरिटी किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, इसको समझिए। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जब आंसर लिखना होगा तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेंशन करना होगा। देखिए, यूएस इंटरेस्ट हैव ऑल्सो डिवाइडेड नेटो ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब नेटो के अंदर जो मेंबर्स हैं वो भी अब अलग अलग ओपिनियन रखते हैं इस पूरे इशू को लेके। उसका रीज़न क्या है? फॉर जर्मनी द नॉर्ड स्ट्रीम 2 NS2 जो पाइपलाइन है, रशिया जर्मनी जो गैस पाइपलाइन है, इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ गैस फॉर इट्स इंडस्ट्री। यानी कि रशिया जो गैस प्रोवाइड करती है, ऑयल प्रोवाइड करती है जर्मनी और फ्रांस को, ये चीपेस्ट है, और पिछले कई सालों से रशिया ने इनके रेट्स रिवाइज नहीं किए हैं। इसलिए जर्मनी और फ्रांस चाहते हैं कि ये जो पाइपलाइन है वो इसी से गैस और ऑयल इससे लेते रहें, क्योंकि ये उनके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। डीम इट इज़ अ जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट इंक्रीजिंग यूरोपियन इंडिपेंडेंस ऑन रशियन एनर्जी। दिस आर्गूमेंट मास सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट। यूक्रेन फियर्स द diminution of gas transit revenues, and also that if its importance for gas transit declines, so will Europe support in its disputes with Russia। देखिए, इसमें क्या है कि यूक्रेन को ये थ्रेट है कि अगर ये जो पाइपलाइन जाती है NS2, ये यूक्रेन से होकर जाती है, और इस पाइपलाइन चूँकि यूक्रेन से होकर जाती है, तो इसकी वजह से यूक्रेन को गैस ट्रांजिट रेवेन्यू कंट्री से मिलता है, वो कंट्री जो इस पाइपलाइन के थ्रू गैस रिसीव करती है। तो यूक्रेन को एक ये इकोनॉमिकल बेनिफिट है कि उसको गैस ट्रांजिट रेवेन्यू मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि ये रशिया के साथ ये थ्रेट्स कट जाते हैं, तो यूक्रेन को ये बैठा बढ़ाया का नुकसान हो जाएगा कि उसको जो गैस ट्रांजिट रेवेन्यू मिलता था वो बंद हो जाएगा। साथ ही साथ यूक्रेन को एक दूसरा थ्रेट है, दूसरा इनसिक्योरिटी है कि अभी इसी गैस पाइपलाइन के चलते उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर गैस पाइपलाइन
का ये ट्रांजिट बंद हो जाएगा, गैस इससे जानी बंद हो जाएगी, तो यूक्रेन की इंपॉर्टेंस भी कम हो जाएगी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो यूरोपियन कंट्री जो भी इंपॉर्टेंस देती हैं यूक्रेन को, वो नेचुरली कम हो जाएगी। तो यूक्रेन को इस बात की इनसिक्योरिटी है। The manner in which NATO countries implement the promised harsh sanctions against Russia will demonstrate whether, how much and how long this crisis will keep them united. अब इस अभी ने जो हार्श सैंक्शंस लगाए हैं, जो इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, एक्चुअली तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नेटो कंट्रीज़ के ऊपर ही, इसमें जर्मनी, फ्रांस इंक्लूडेड है। तो कितने दिन तक ये सैंक्शंस ये कंट्री सर्वाइव कर पाएंगी, ये देखने की बात है। इट इज़ टू अर्ली टू से व्हाट मिस्टर पुतिन्स एंड गेम इज़ एंड हाउ कॉस्टली दिस एडवेंचर विल बी in terms of lives and destruction, as well as in its political and economic impact. Without justifying the manner in which Russia has chosen to right the perceived wrongs, it has to be said that this crisis results from a broken security architecture in Europe. ये जो गेम स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या a sustainable security order has to reflect current realities. It cannot be simply an outgrowth of the Cold War order, and it has to be driven from within. Also, a European order that does not accommodate Russia's concerns through genuine negotiations cannot be stable in the long term. France President Emmanuel Macron has been making this point forcefully, arguing for Europe to regain its strategic autonomy. He has called NATO brain dead and said that Europe has a geopolitical power, should control its own destiny. देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे आर्टिकल का कि जब कम्युनिज़्म डिज़ोल्व हो गया है, कम्युनिज़्म थ्रेट नहीं रहा है और वार्सा पैक्ट भी डिज़ोल्व हो गया है, तो बहुत सारी नेटो कंट्रीज़ हैं जो अब इंडिपेंडेंस के लिए, उनके वो सारी कंट्रीज अब इंडिपेंडेंस के लिए सोच रही हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होती है फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जो नेटो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्चुअली ब्रेन डेड ऑर्गेनाइजेशन है। और उन्होंने ये बोला था कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अब वक्त आ गया है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाए, अपनी डेस्टिनी को खुद से हैंडल करें, ना कि वो नेटो के इन जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके हिसाब से वो अपना इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लॉस करते रहें। आउटलुक फॉर इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पूरी क्राइसिस में इंडिया का आउटलुक क्या होना चाहिए। इसमें राघवन साहब बोलते हैं, इंडिया हैज़ टू ब्रेस इटसेल्फ फॉर सम इमीडिएट चैलेंजेस फ्लोइंग फ्रॉम द रशियन एक्शंस. It will have to balance the pressure from one strategic partner to condemn the violation of international law, with that from another to understand its legitimate concern. We were there in 2014 and managed the pressure. As Russia-West confrontation sharpens further, the US administration's intensified engagement in Europe will inevitably dilute its focus on the Indo-Pacific, causing India to make some tactical calibration of actions in its neighborhood. Geopolitics, however, is a long game, and the larger context of the US-China rivalry could at some point in the not too distant future reopen the question of how Russia fits into the यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर. इंडिया का आउटलुक, इंडिया 2014 में जब लगभग सिमिलर सिचुएशंस थी 2014 में, उस समय इंडिया ने अपने स्टैंड को बहुत अच्छे से हैंडल किया था. और अभी भी वही अभी जब वो सिचुएशन फिर से बन रही है, क्योंकि इंडिया के एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ रशिया है, और दोनों इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं. तो ऐसे टाइम पे इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना स्टैंड क्लियर रखे. और अभी इंडिया के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंडिया के जो सिटीजन्स फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रायोरिटी पे वहाँ से निकाला जाए, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए. इस समय जब यूएसए का ज़्यादा फोकस यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ है, तो ऐसे में इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि वो
अपने एक्शंस को, जो इंडिया के नेबरहुड हैं जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, इनके लिए जो इंडिया के एक्शंस हैं उनको थोड़ा वो रिव्यू करे और उनको कैलिब्रेट करे, क्योंकि यूएसए अभी इस तरफ यूएसए का फोकस नहीं रहेगा और ये और इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट ये इनएविटेबल है, ये फ्यूचर में किसी ना किसी फॉर्म में ये आता रहेगा और अभी दिख भी रहा है जिस तरह से ये इन्फिल्ट्रेशन इंडियन चाइनीज़ आर्मी का इंडियन बॉर्डर्स पे हो रहा है, ये एक इनएविटेबल कन्फ्लिक्ट है जो फ्यूचर में होता हुआ दिखता है। तो ऐसे टाइम पे इंडिया के लिए ज़रूरी है कि एक तरफ जहां वो यूएसए और रशिया के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस रखे, साथ ही साथ ऐसे टाइम पे वो अपने लिए अपने फ्यूचरिस्टिक कुछ ऐसे डिसीजंस ले, उनको रिव्यू करे, कैलिब्रेट करे जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करे। दोस्तों ये एक अच्छा आर्टिकल था, इसका जो कंटेंट है ये अगर आप इसको समराइज़ करके अपने पास रखते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस के आंसर राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में। इसी इशू से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे, ये है यूक्रेन एज मैट्रियोशा डॉल सेट ऑफ क्राइसिस। इसको लिखा है अनुराधा एम चेनॉय ने और ये एक्स प्रोफेसर हैं जेएनयू की। मैट्रियोशा डॉल सेट ऑफ क्राइसिस, मैट्रियोशा डॉल्स हैं, ये वुडन डॉल्स होती हैं और इसमें डिफरेंट साइज़ के डॉल्स होते हैं, डिक्रीजिंग साइज़ के कह सकते हैं डॉल्स होते हैं, एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल, उसके अंदर तीसरी, इस तरह से सारी डॉल्स एक के अंदर एक होती है। तो जब आप हटाना शुरू करते हैं तो एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल निकलनी शुरू हो जाती है, यानी कि एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल। तो ये जो इन्होंने टॉपिक रखा है इसका, ये बहुत ही एप्ट है। यूक्रेन एज अ मैट्रियोशा डॉल सेट ऑफ क्राइसिस, यानी यूक्रेन की जो क्राइसिस है ये सिंगल क्राइसिस नहीं, इसके अंदर बहुत सारी क्राइसिस ऑलरेडी इनबिल्ट हैं या कह लीजिए कि इंटरमिंगल्ड है। तो इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का जो मैक्सिमम कंटेंट है वो पिछले आर्टिकल से कोरिलेटेड है, जिसमें नेटो और यूएसए के इंटेंशंस को डिफाइन किया है और साथ ही साथ रशिया के स्टैंड को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि रशिया किस तरह से जो रशियन माइनॉरिटीज़ हैं यूक्रेन में, रशिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और किस तरह से रशिया अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर कर रहा है। इस आर्टिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट इस आर्टिकल के समझते हैं और ये 6 पॉइंट आप नोट करके रखें, याद रखें, क्योंकि अगर आप मेंस का आंसर लिखेंगे या आप ऐसे लिखेंगे तो ये 6 पॉइंट कोट करना आपके लिए ज़रूरी होगा। इसको समझते हैं। इसमें ये जो अभी सिचुएशन है, इसमें रशिया और यूएसए और नेटो का क्या क्या इंटरेस्ट सर्व होता है, ये इन पॉइंट्स में है। देखो पॉइंट नंबर 1 देखो, नेटो मेंबरशिप वुड गिव यूक्रेन एडिशनल मसल टू फोर्सफुली रीगेन द ऑटोनोमस रीजन ऑफ लुगांस्क एंड डॉन्स्टैक एंड ऑल्सो मूव इनटू क्रीमिया एंड होल्ड द पोस्ट इन द ब्लैक सी रीजन। यानी कि अगर नेटो ने जो मेंबरशिप ऑफर दिया है यूक्रेन को, यूक्रेन मेंबरशिप ले लेता है और नेटो का मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन क्या करेगा, सबसे पहले इन 2 रीजन्स का जो डॉन्स्टैक और लुहांस्क है, इनका जो ऑटोनोमस स्टेटस है इसको ख़त्म करेगा और उसके बाद क्रीमिया को वापस यूक्रेन में मिलाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि नेटो को ज्वाइन करते ही इसकी मसल पावर इंक्रीज हो जाएगी और ये यूक्रेन के ये स्टेप्स रशिया के अगेंस्ट होंगे, रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होंगे। दूसरा पॉइंट है नेटो हैज़ कंटिन्यूसली एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 13 फॉर्मर सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, all of which are well armed and where Russia poses are major threat. NATO missiles from Ukraine could reach Moscow in 5 minutes. मैंने आपको बताया था पिछले आर्टिकल में कि 13 कंट्रीज़ हैं जो सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुए थे, वो नेटो में ऑलरेडी मिल चुके हैं या नेटो उनको अपने साथ मिला चुका है। ऐसा मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया था कि 13 फॉर्मर सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, डिसइंटीग्रेट होने के बाद आज नेटो ने उनको अपने साथ मर्ज कर लिया है। और अगर यूक्रेन नेटो में मर्ज हो जाता है तो सोचिए पोजीशन ये है कि यूक्रेन में अगर कोई मिसाइल फायर होती है तो मॉस्को में वो विदिन 5 मिनट हिट करेगी। तो ये यूक्रेन स्ट्रेटेजिकली कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रशिया के लिए आप समझ सकते हैं। अगर इसको नेटो का एक्सेस यहाँ हो जाता है तो वो रशिया को
किसी भी तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्रेशराइज कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 समझिए, थ्रू द 1990s आफ्टर सोवियत कोलैप्स अ वीकेंड रशिया मेड repeated offers to collaboration, equal treatment and better relations. For example, Russian President Mikhail Gorbachev was promised that NATO could not expand eastwards during his talks with the US Secretary of State in 1989. But at first 10 and then 3 more Central East European states joined NATO. The OSCE and Europe's Paris Charter signed a mutual cooperation for steps forward in peace and security with Russia in 1990. Russian leaders Boris Yeltsin made several concessions from the 1990s to accommodate NATO positions, including in Serbia. 1990 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद रशिया ने काफ़ी कोशिश की, रशिया वीक हो गया था और उसके बाद यूएसए के सामने ये जो चैलेंज था, एक डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया वीक हो गया था, तो यूएस के सामने जो एक बड़ा थ्रेट हुआ करता था सुपर पावर का, यूएसएसआर का, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद रशिया ने बहुत कोशिश की कि वो कोलैबोरेट करे और उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, बेटर रिलेशंस हों उसके। और उसके लिए बोरिस येल्सिन ने ये रिक्वेस्ट किया था कि नेटो इन कंट्रीज़ को जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं यूएसएसआर से, उनको नेटो में मर्ज ना करे, क्योंकि ये वो कंट्रीज थी जहाँ पे रशियन पॉपुलेशंस थी, जहाँ पे रशिया का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, उनको मर्ज ना करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बोरिस येल्सिन ने। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उनमें से 13 कंट्रीज़ ऑलरेडी नेटो में मर्ज हो चुकी। पहले 10 कंट्रीज़ हुई थी, बाद में 3 कंट्रीज़ और हो गई, और अब यूक्रेन को अप्रोच किया जा रहा है नेटो में मेंबरशिप के लिए। नंबर 4 है The Russia-NATO Partnership at Peace of 1994, a program of practical bilateral cooperation between NATO and partner countries, and the NATO-Russia Founding Act 1997 made a commitment that NATO and Russia's security would not be undermined. In 1990, OSCE Partners for European Security declared that the security of countries in Europe would not be undermined at the expense of others. पॉइंट नंबर 4 देखिए, इसमें रशिया नेटो पार्टनरशिप फॉर पीस ऑफ 1994 एंड NATO Russia Founding Act 1997 made a commitment that NATO and Russia security would not be undermined. The 1999 OSCE Charter for European Security declared that the security of countries in Europe would not be undermined at the expense of other. पॉइंट नंबर 4 में भी दिखता है कि रशिया के जो एफर्ट्स थे, जिसमें 1994 में रशिया नेटो एक पीस पार्टनरशिप हुई, उसके बाद 1997 में हुआ और उसके बाद 99 में हुआ OSCE चार्टर, जिसमें एक ही कमिटमेंट था कि नेटो अपना एक्सपेंशन इस तरह से नहीं करेगा जिससे रशिया की सिक्योरिटी का थ्रेट क्रिएट हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये एक ट्रस्ट ब्रीचिंग की तरह है रशिया के लिए। रशिया ट्रस्ट नहीं कर सकता नेटो के ऊपर। नेटो के जो एस्पायरेशंस हैं वो इस जो ये फ्लो दिख रहा है 94, 97 और 99 का कि नेगोशिएशंस हुए, टॉक्स हुए, पैक्ट्स हुए, लेकिन उनमें कहीं से भी नेटो अपने बात पे डटा नहीं है, अपनी बात को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए रशिया का इनसिक्योर होना वाजिब है, लाजमी है। पॉइंट नंबर 5 को देखिए, यूक्रेन इज द बफर एंड ब्रिज बिटवीन रशिया एंड यूरोप. All the attacks on Russia earlier from Napoleon to Hitler came through Ukraine, just as Russia's route to Europe for transport and oil pipeline is through Ukraine. रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन, क्योंकि ये एक बफर और ब्रिज की तरह काम करता है। ये जोड़ता है, ये जोड़ने का समझ लीजिए ब्रिज की तरह है यूरोप और रशिया के बीच में। और इसीलिए रशिया के ऊपर हिस्टोरिकली जितने भी अटैक्स हुए हैं, हिटलर से लेके नेपोलियन तक, ये सारे यूक्रेन के थ्रू हुए हैं, यूक्रेन के रास्ते से ही आए हैं जितने भी इन्वेड। और ये इसीलिए हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है रशिया के लिए कि वो यूक्रेन से अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करें। और साथ ही साथ यहाँ से जो गैस पाइपलाइन जाती है वो भी रशिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यूक्रेन को बनाता है, क्योंकि
यहाँ से जो पाइपलाइन जाती है गैस और ऑयल की पाइपलाइन, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को सर्व करते हैं। और रशिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। तो उसका जो इकोनॉमिकल जो कंट्रीब्यूशन है ऑयल और गैस का, वो बहुत ज़्यादा है और यूरोपियन कंट्रीज़ उस पर डिपेंड करती हैं। इस कारण से भी यूक्रेन की इम्पोर्टेंस रशिया के लिए बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 6 पॉइंट को समझें। आफ्टर 9/11 जब हुआ था तब रशिया ने सपोर्ट किया था यूएसए को, यूएसए के कंसर्न के लिए। लेकिन वक्त बदला, टाइम के साथ रशिया पावरफुल होता चला गया और आज की डेट में वो यूएसए के लिए एक थ्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टैंड बदल गया। उन्होंने राइटिंग में जो अभी तक वो बात करते रहे थे कि नेटो रशिया पैक्ट हो रहा था कि उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा, यहाँ पे अभी उनकी भाषा बदल गई है। जो बाइडेन ने कोई भी रिटन कमिटमेंट देने के लिए मना कर दिया रशिया को कि, और अभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किसी भी तरह का रिटन कमिटमेंट जो रशियन सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो देने से उन्होंने मना कर दिया। तो इससे बहुत क्लियर होता है कि नेटो और यूएसए का स्टैंडिंग क्या है, किस तरह के उनके फ्यूचर एस्पायरेशंस हैं, किस तरह से उनका प्लान है रशिया को घेरने का। और रशिया का इनसिक्योर होना, रशिया का डिसीजन लेना यूक्रेन पे अटैक करने का, ये इस बात को बताता है कि रशिया के पास रीजंस हैं। वो रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया है ये आउट ऑफ विम और आउट ऑफ ऑटोक्रेसी नहीं है। इसके यूक्रेन का एरिया रशिया की सिक्योरिटी के लिए इसेंशियल है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस आर्टिकल में ये जो कंक्लूजन है इसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समराइज करते हैं। द यूक्रेन विच इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन एंड ह्यूज गैस बिल्स, this is the worst self-inflicted crisis. Ukraine has been completely dependent on Russia for oil. It is country deeply polarized between pro-Russian and anti-Russian politics. Neoliberal policies and majoritarian politics have furthered secessionist movements and civil wars from ethnic Russian minority regions. Russia has been fishing its troubled Ukrainian waters. इनका अभी इस पूरे एपिसोड में क्या स्टेटस है? यूक्रेन इस समय बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। एक तरफ वहाँ यूक्रेन में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो रखा है और यूक्रेन को गैस का जो कंजम्पशन है उसके बिल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिल्स उनको पे करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से ऑलरेडी यूक्रेन एक क्राइसिस से गुजर रहा है और उसके साथ साथ यूक्रेन की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ये रशिया के ऊपर। इकोनॉमिकल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ से जो गैस सप्लाई होती है, ऑयल सप्लाई होती है रशिया से, उसकी वजह से जो ये ट्रांजिट लाइन बनती है, पाइपलाइन बनती है, उससे जो कंट्री के पास वो गैस और ऑयल जाता है वो सारी कंट्रीज़ यूक्रेन को पे करती हैं, ट्रांजिट रेवेन्यू पे करती हैं। तो इस पाइपलाइन की वजह से भी यूक्रेन की बहुत डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर। और तीसरा प्रॉब्लम जो चल रहा है यूक्रेन के अंदर वो है उसके अंदर प्रो रशियन और एंटी रशियन का कन्फ्लिक्ट, और उसके साथ साथ जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, इन सब ने यूक्रेन के अंदर बिल्कुल डिस्टर्बेंस कर रखा है, उथल पुथल कर रहा है। यूक्रेन इस समय रियल डिस्टर्बेंस से गुजर रही है। मोस्ट कंट्रीज आउटसाइड द वेस्ट सच एज इंडिया एंड इवन चाइना that initially spoke in support of Russian actions are now asking for a de-escalation and understand the need for the inclusive security. इंडिया और चाइना ने स्टार्टिंग में रशिया को सपोर्ट किया था क्योंकि रशिया अपनी टेरिटोरियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा था, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सिक्योर कर रहा था। तो उस समय इंडिया और चाइना ने रशिया का सपोर्ट किया था। लेकिन अब जबकि रशिया ने अटैक कर दिया है तो इंडिया का स्टैंड है कि ये जो अटैक है इसका डी-एस्केलेशन होना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। और इंडिया इंक्लूसिव सिक्योरिटी के फेवर में भी है। इंक्लूसिव सिक्योरिटी का मतलब इसमें वन साइडेड सिक्योरिटी नहीं, इसमें सभी की सिक्योरिटी, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यानी इंक्लूसिव सिक्योरिटी भी उसी तरह की कि हम अपने साथ साथ दूसरे की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करें, फॉलो करें। इंडिया एंड चाइना दे डू नॉट
विश फॉर अ यूनिपोलर और बाईपोलर इंटरनेशनल सिस्टम। इंडिया और चाइना नहीं चाहती है कि वर्ल्ड में एक सुपर पावर हो या बाईपोलर सिस्टम हो, जैसा कि कोल्ड वॉर के टाइम पे था। इट इज़ क्लियर दैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ आवर सेंचुरी आर दोज ऑफ क्लाइमेट, इकोलॉजिकल डैमेज, पैंडेमिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। हमारे आज के टाइम के जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हमें फेस करना पड़ रहा है, उसमें क्लाइमेट चेंज है, इकोलॉजिकल डैमेज है, पैंडेमिक्स है, कोविड-19 पैंडेमिक अभी अभी फेस किया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सोशल जस्टिस है। ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारी इस सेंचुरी में हमको ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए वी शुड जॉइंट आवर हैंड्स टुगेदर, मतलब ऑल द कंट्रीज शुड कम टुगेदर टू डील विद दीज इश्यूज़। ये जो इश्यूज़ हैं जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर इंटीग्रिटी ब्रीच करना, बॉर्डर किसी कंट्री की सॉवरेनिटी ब्रीच करना, ये वो इश्यूज़ हैं जो इस सेंचुरी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे बड़े बड़े इश्यूज़ अभी दुनिया के सामने हैं। दोस्तों, यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड हमने ये 2 आर्टिकल डिस्कस किए, और इसमें हमने जो कंटेंट डिस्कस किया है, अगर आप इसको समराइज़ कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें पूरे वीक के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स थे, उनके जो उन एडिटोरियल्स में से जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स थे उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, उनके उन पॉइंट्स के बारे में बताया जो इन सिचुएशन से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन है जिसको कि इंक्लूड करने से इन वीडियोस की यूटिलिटी आपके लिए और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पॉइंट्स को भी ऐड करूँगा। Friends, I am wishing you very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।